कि आप हमारे दर्शकों को अपनी उम्र बताओ एक बार। मेरी उम्र 14 है। यशवर्धन, जब मुझे आपके बारे में पता लगा, मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि आप यंगेस्ट हिस्टोरियन हो इस देश के अंदर। यूपीएससी के बच्चों को जो यूपीएससी कर रहे हैं तैयारी, उनको आपने लेक्चर्स भी दिए। जर्नी स्टार्ट कैसे होगी? जर्नी की स्टार्टिंग कि अगर आप खुद को चंद्रगुप्त मानते हो तो आपका चाणक्य कौन है? इस चीज़ पे मैंने कभी विचार किया नहीं। आज मैं कहना चाहूँगा कि वो मेरे आपको लगता है इंडिया और भारत कह देने से कुछ बदलता है? हिस्ट्री इज़ अ चेंज ऑफ इवेंट्स। भाई ऑलरेडी नाम है, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जब भारत नाम बोलते हैं तो उसमें इतिहास की किताबों से छेड़छाड़ जो हो रही है वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। जब तक कांग्रेस पावर में थी, अपना जो बोगस हिस्ट्री है उसको हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में डाला। एक्चुअल हिस्ट्री कहाँ रही फिर? फैक्ट से बात होनी चाहिए, तथ्यों पे बात होनी चाहिए, पर साथ में उन लोगों को ये भी नहीं कराना है कि उनको शर्म आनी चाहिए अपने इतिहास की। क्या महान चीज है, देखो हमारे मोदी जी ने कर दिया। हिस्ट्री का री इवैल्यूएशन होना चाहिए, री राइटिंग नहीं। आपकी नज़र में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि ये हिस्ट्री में फिलहाल नहीं होना चाहिए, इनको रिमूव करना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि टीपू सुल्तान वाज आवर हीरो, औरंगजेब हमारा हीरो था। ही वाज अ रिलीजियस बिगट। भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपको लगता है बढ़ रहा है भारत? मैं इसको कहूँगा इसमें पॉलिसी फेलियर है। एक कोई भी हिस्टोरिकल फिगर जो आप चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए अगर मोदी जी नहीं होते? तो द बेस्ट लीडर इन दिस एरा वुड बी। यूपीएससी का सिलेबस आपको लगता है रेलेवेंट है? इसमें भी कई सारी गलतियां हैं। सो वेलकम यशवर्धन, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल सही हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं बहुत अमेज़ फील कर रहा हूँ। फील इसलिए अमेज़ कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं जिसका पॉडकास्ट कर रहा हूँ, अमूमन मतलब 95% से ज़्यादा टाइम ऐसा ही हुआ है कि मेरे सामने मुझसे उम्र में ज़्यादा, हो सकता है दोगुने लोग बैठे रहे, लेकिन आज मेरे साथ ऐसे हैं जो शायद मुझसे उम्र में आधे से भी कम के हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे बच्चे का, या फिर एक ऐसे प्रोडिजी जिस वर्ड को कहते हैं, एक का इंटरव्यू करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे देश में एक देश में नहीं बल्कि इस दुनिया के अंदर एक हर ह्यूमन के अंदर एक फैक्टर होता है, वो होता है उम्र का ईगो होना। बिल्कुल। तो आज उस उम्र के ईगो को साइड में रख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि उसको अगर मैंने कैरी किया पॉडकास्ट में तो शायद मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर लूँगा। सबसे पहले चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपनी उम्र बताओ एक बार। मेरी उम्र 14 है, 14। सिर्फ 14 साल की हैं ये, और बाकी अभी आप पॉडकास्ट पूरा देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जितना ज़मीन के ऊपर है उससे कई गुना, कई ज़्यादा फीट नीचे ज़मीन के नीचे हैं, इनका नॉलेज का लेवल देखकर। सो यशवर्धन, जब मुझे आपके बारे में पता लगा, मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि आप यंगेस्ट हिस्टोरियन हो इस देश के अंदर। जिस मतलब कब सबसे कम उम्र में आपने हिस्ट्री को पढ़ा, समझा, ना सिर्फ बल्कि लोगों को पढ़ाया भी। यूपीएससी के बच्चों को जो यूपीएससी कर रहे हैं तैयारी, उनको आपने लेक्चर्स भी दिए। मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करूंगा, देश के हालातों पर, हिस्ट्री पर, बहुत सारी चीज़ों पर बात करूंगा। पहले आप ये बताओ, ये जर्नी स्टार्ट कैसे हो गई, किस उम्र से स्टार्ट हो गई थी ये सब? बिल्कुल। और पहले तो मैं आपको धन्यवाद भी कहना चाहूँगा कि हम लोग आज के समय में, जो एक तरीके से कहा जाए, जो आज के समय में वर्ष है 2025, हम लोग 100 साल कंप्लीट होने के आगे बढ़ रहे हैं आज़ादी के। और आज के समय में पास्ट यानी हिस्ट्री, प्रेजेंट यानी हम लोग की डिप्लोमेसी, और फ्यूचर यानी यूथ, इन 3 पिलर्स पे हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप जैसे लोग मिलते हैं जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं और देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो मैं तो सबसे पहले आपको भी बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा। तो जर्नी की स्टार्टिंग 2017 में हुई। ईयर था 2017, यानी कि जब आपकी उम्र लगभग 7 साल की थी? बिल्कुल, 6 वर्ष। 6 साल की, ठीक है। तो उस समय मेरी मदर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी। क्वेश्चनिंग से शुरू हुआ कि मम्मा आप क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो। मम्मा ने बताना शुरू किया कि बेटा ये हिस्ट्री होती है, ये एक औरंगजेब था, एक शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। धीमे धीमे करके मुझे इंटरेस्ट आया कि मम्मा होता क्या है ये, कैसे होता है। और बिकॉज हिस्ट्री जो है वो कोई आपके साथ कुछ सामने हुआ, आपने बस उसको लिख दिया, उसका एक अकाउंट लिख दिया, आपने एक पर्सनल नैरेटिव लिख दिया। हिस्ट्री वो नहीं होता। हिस्ट्री इज़ अ चेंज ऑफ इवेंट्स। ये कुछ चल रहा था, कुछ चेंज हुआ तो आपने उस चेंज को लिखा, उसको लिखा, अपना नैरेटिव को बनाया, उसको आपने अकाउंट पे अपने लिखा। तो वो चेंज ऑफ इवेंट्स है, वो स्टोरीज हैं। स्टोरीज का ही एक कलेक्शन है हिस्ट्री। ठीक है। किस तरीके से ह्यूमन माइंड ने हम लोग की सिविलाइजेशन को बनाया है। तो फिर इसी फील्ड में मेरा इंटरेस्ट जागा
धीमे धीमे करके जब हिस्ट्री से ही हम लोग का डिप्लोमेसी निकला, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री से ही हमारा लॉ आया, ह्यूमन नेचर आया, जोग्राफी भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है हिस्ट्री को पढ़ते में। तो ये कुछ फील्ड्स थी जहाँ पे मेरा धीमे धीमे करके इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ। मैं पढ़ता गया, इंटरेस्ट और ज़्यादा गहरा होता गया, और कहा जाए तो फिर कोविड का टाइम था, 2021 वॉज द ईयर। मुझे एक नीड महसूस हुई कि जो हम लोग के एजुकेशन सिस्टम को, हमारी जो प्रणाली है उसको जो बैक लगाए, उसमें हम लोगों को बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। उस समय पे एक इंटर कॉलेज में जाके मैंने पहला लेक्चर लिया। धीमे धीमे करके मैंने उस टाइम तक वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया था अपने बारे में, अपने पॉइंट्स को, मेरी क्या सोच है। अलग अलग इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते हैं, गलवान घाटी का इंसिडेंट हो गया, इवन अभिनंदन का इंसिडेंट हो गया, किस तरीके से डिप्लोमेसी किस डायरेक्शन में जाती है उस तरफ मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, लोगों को जागरूक करना शुरू किया। और उस समय एक कॉलेज लेक्चर हुआ, इंटर कॉलेज लेक्चर, जहाँ पे मैंने तालिबान के, जहाँ पे अफगानिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसका जो फॉल हुआ, तालिबान का राइज हुआ, 15 अगस्त वॉज द डेट 2021। उसमें मैंने एक लेक्चर लिया, साथ में 1857 का जो रिवोल्ट था जिसमें मैं काम भी कर रहा हूँ कानपुर पे, उन 2 टॉपिक्स में मैंने लेक्चर लिया। और वहीं से स्टोरी की शुरुआत हुई। धीमे धीमे करके मैंने पढ़ाना शुरू किया, लोगों को जागरूक करना शुरू किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी काम करना शुरू किया, और आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। यानी कि ये सारे जो अचीवमेंट्स आपने अभी गिनाए, ये वो थे जो 6 साल से 10 साल की उम्र तक आपने अचीव कर लिए थे। मैं एज इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकता है किसी और ने भी की हूँ, लेकिन इस एज में करना सबसे बड़ी बात है। 10 साल 12 साल की उम्र तक तो, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि हम घर में बच्चे को सीरियस भी नहीं लेते, शायद वो सधे हुए अंदाज में बात भी नहीं करता है। 10-12 साल की उम्र में जाकर उसकी एक मैच्योरिटी आना शुरू होती है। आप 6 साल की उम्र में समझने लग गए थे कि हिस्ट्री क्या चीज़ है, और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद स्कूल टाइम में तो कोई भी सीरियसली नहीं पढ़ता, सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ता है कि मार्क्स आ गए, दैट्स इट, पास हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आगे चल के उसे इंटरेस्ट आए। तो ये जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अगर मैं ये कहूँ कि आप, एक छोटा सा क्वेश्चन फिर हम आगे पॉडकास्ट पे बढ़ेंगे, कि अगर आप खुद को चंद्रगुप्त मानते हो तो आपका चाणक्य कौन है? रीज़न, कोई इन्फ्लुएंस, कोई मोटिवेशन, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो जहाँ से मुझे आया कि नहीं मुझे तो इस रास्ते पर बढ़ना, या आपका ट्रिगर पॉइंट था वहाँ पर? मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस चीज़ पे मैंने कभी विचार किया नहीं। धीमे धीमे करके पॉन्डर करता हूँ इन सब टॉपिक्स पे, पर उतना विचार नहीं किया। पर आज मैं कहना चाहूँगा कि वो मेरे पेरेंट्स थे, जिन लोगों ने एक मौका दिया, एक इंस्पायर किया कि बेटा हम लोग आज यहाँ तक लेके आए हैं, इसके आगे तुम्हें लेके जाना है। केवल हमें नहीं, केवल हमारे शहर को नहीं, केवल हमारे प्रदेश को नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र को। और अगर मैं इस जर्नी में कुछ भी यहाँ पे अपना पार्ट डेडिकेट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कोई चेंज ला सकता हूँ, तो वो मुझे करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरे चाणक्य मेरे पेरेंट्स हैं, जिन लोगों ने मुझे कभी रोका नहीं बेटा हिस्ट्री में तो कोई जॉब मार्केट है नहीं, यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो यहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं। तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम जाओ। तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, तुम्हारा फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, तुम्हारा ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, तुम्हारा जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट है, जहाँ मन है जाओ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, और कहा जाए तो हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है आज की दुनिया में। बिल्कुल। और ऑब्वियसली मैं वर्क करता नहीं हूँ, मेरा कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है नहीं, कोई पे का सोर्स है नहीं। सारी की सारी चीज़ें मेरे पेरेंट्स करते हैं हर चीज़ के लिए पे। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने, चाहे वो महंगी से महंगी किताब हो, चाहे वो इंडिया में इकलौती कॉपी हो उस किताब की, पर मेरे पेरेंट्स ने कहा बेटा तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम पढ़ो, बाकी हम देख लेंगे। तो मुझे तो लगता है कि इस जर्नी में मेरे पेरेंट्स ही मेरे चाणक्य थे। ऑब्वियसली इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, जिनसे कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे हिस्ट्री में जिनसे मैं इंस्पायर हुआ, जिन लोगों के थॉट्स से, जिन लोगों के एक्ट से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। पर मुझे लगता है कि इस पूरी की पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा रोल गॉड का है, और इस धरती पे जो गॉड है मेरे पेरेंट्स। और ये मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, हर एक के घर में बच्चे हैं, और हर एक हो सकता है व्यूअर जो वो खुद में बच्चा हो या फिर वो खुद में किसी के माता पिता हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि बच्चा जो होता है वो हर बच्चा कुछ ना कुछ करना चाहता है, हर बच्चे के अंदर एक टैलेंट होता है। डिपेंड करता है कि उनके माँ बाप ने, उनकी फैमिली ने उसको सपोर्ट किया, या उसके आगे बाउंड्रीज सेट कर दी कि नो तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें तो इंजीनियर भी बनना है, तो हम उसे धक्का दे के डायरेक्शन चेंज करते हैं, और एक बच्चा अपने डायरेक्शन लेकर खुद आगे बढ़ता है। तो मैं सबसे कहूँगा कि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में भी एक यशवर्धन हो, तो आपको अपना एक बच्चे को डायरेक्शन जो भी वो चूज़ कर रहा है उसमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये हर एक को एक यहाँ से पिक लेना चाहिए। वेल ठीक है, अब जो आपके सब्जेक्ट्स हैं
क्योंकि आप यंगेस्ट हिस्टोरियन हो, आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एक अच्छा रिलेशंस में एक अच्छा एक एक्सपोजर है और अपना एक नॉलेज है। आजकल एक नैरेटिव वॉर है देश के अंदर, हर कोई नैरेटिव सेट करना चाहता है, और ये पूरे पॉडकास्ट के दौरान मैं नैरेटिव वर्ड का इस्तेमाल करता रहूंगा। रीज़न क्योंकि हर जगह अगर आप देखेंगे तो नैरेटिव सेट हो रहे हैं। इंडिया वर्सेस भारत से हम शुरू करते हैं। एक तरफ कहा जाता है, अब तक कहा जाता रहा इंडिया, लेकिन बीते 4-5 साल के अंदर, और खासकर अगर मैं और बाउंड्रीज अगर सेट करता हूं तो 2014 के बाद से, जब से मोदी जी की सरकार आई, देश में भारत की बात की जाने लगी। नहीं इंडिया नहीं, भारत। हर जगह इंटरनेशनल जगहों पर भी इंडिया नहीं भारत कहा जाने लगा। क्या ये नैरेटिव वॉर जो शुरू हुआ, आपको लगता है इंडिया और भारत कह देने से कुछ बदलता है? देखिए, इस पॉइंट को मेरे इस पॉइंट को, मतलब क्योंकि मेरे से भी कई सारे लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेरा लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी बहुत सारा इंटरेस्ट है। और हमारा आर्टिकल 1 क्लॉज 1 ये कहता है इंडिया दैट इज भारत, जिसको आप कई बार लिटरेचर की किताबों में, अलग अलग किताबों में IE करके लिख देते हैं, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स अलग बात है, उसको कभी और डिस्कस करेंगे। पर पहले फोकस करते हैं इन स्टार्टिंग के 3 शब्दों में, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। मेरे कई सारे मित्र हैं, वो लोग कहते हैं कि अरे अब तो एक हम लोग के इवेंट में, G20 के इवेंट में हम लोगों ने भारत यूज़ कर दिया। हम लोगों का जब लाउंज में, जब प्रेसिडेंशियल लाउंज में, जब एक कहते हैं ना कि भोज जब ऑर्गेनाइज़ किया गया, जब डिनर ऑर्गेनाइज़ किया गया, तो उसमें भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत करके समन किया गया, बाकी जो लीडर्स थे उन लोगों को इसमें दिक्कत थी। अब कई सारे मेरे दूसरी साइड में कुछ लेफ्ट वाले दोस्तों को तो दिक्कत थी, साथ में कुछ राइट वाले दोस्तों को ये दिक्कत है कि हम लोग इंडिया यूज़ ही क्यों करें, इसको हमारे संविधान से उठा के फेंक दो। अब जब हम लोग दोनों के साइड्स को सुनते हैं तो हम लोग को दोनों साइड से फ्लॉज दिखते हैं। लेफ्ट वाले कह रहे हैं, लेफ्ट नॉट स्पेसिफिकली लेफ्ट, बट कई सारे लोग कहते हैं, कई सारे थिंकर्स कहते हैं कि इंडिया ही हम लोगों का नाम है, भारत जो भी कर रहे हैं ये लोग, जो अभी प्रेजेंट रूलिंग पार्टी है, फिर रूलिंग गवर्नमेंट है, ये अपना नैरेटिव सेट करें। भाई मैं उनको बस ये कहता हूँ, राइट वाले लोगों को भी जो कहते हैं कि इंडिया को तो हटा ही देना चाहिए, भारत ही है इकलौता नाम। भाई ऑलरेडी नाम है, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे संविधान के पहले शब्द ही हैं इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया जो कि भारत है। उसमें तो क्लियरली कह दिया, उसमें कोई ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट तो है नहीं, कुछ पॉइंट, कुछ क्वेश्चन मार्क भी नहीं है वहाँ पे, फुल स्टॉप। इंडिया जो कि भारत है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो वो तो ऑलरेडी है। अगर आपको चेंज करवाने पे आपको इतना जोर डालना ही है तो आप यूज़ करना शुरू कर दो। आप इंडिया यूज़ ही मत करो वर्ड, आप भारत यूज़ करो। आपको किसने रोका है? और जितने लोगों को लेफ्ट में दिक्कत है, भाई हम लोग किसी वर्ड को हटा देते हैं तो पहली बात वो हमारी आइडेंटिटी है। हम लोग आज के समय पे इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल। और इस नैरेटिव को चेंज करने में टाइम ज़रूर लगेगा। क्या ज़रूरी है चेंज करना? आई थिंक फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, एक भारतीय की सोच से मुझे लगता है कि अगर हम लोग अपनी सिविलाइजेशनल लेगेसी पे अगर गर्व महसूस करना ही है तो हमें खुद से भारत यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि आप जब भारत नाम बोलते हैं तो उसमें इमोशंस आ जाते हैं। चाहे भारत बोले, चाहे हिंदुस्तान बोले, चाहे भारतवर्ष बोले, आर्यवर्ष कहें, जो भी आपको बोलना है। आर्यवर्ष बेसिकली आर्य जो लैंड है, वर्ष मीन्स एरिया, तो भारतवर्ष हो गया जो भारतीय एरिया है। आई थिंक कि ज़रूरत है, क्योंकि जो सिविलाइजेशन नैरेटिव हम लोग के अंदर कॉलोनियल माइंड से मतलब सेट किया गया है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार लोग 1835 के एक महान तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक ब्रिटिश लॉयर थे, एक एडवोकेट थे, मिस्टर मैकॉले, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डाल दिया जाता है कि इसी व्यक्ति की वजह से सब कुछ बुरा है, हमारी एजुकेशन जो पूरी प्रणाली है, कुछ भी गलती है, सब इसकी वजह से, सब इसकी वजह से, सब मैकॉले पे डाल दिया गया। अरे प्रभु, पिछले 75 वर्ष से आप आज़ाद हो, इतना टाइम है आपके पास, इतने टाइम से आपके हाथ में सारी पॉलिसीज है, तब आप चेंज नहीं कर पा रहे हो। इवन आज के समय में, जब आज के समय में आपके पास पावर है तो चेंज कर दो, मना किसने किया? और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 86 के बाद अब पॉलिसी आई है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चेंज है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि इसके क्या इफेक्ट्स हैं, क्या चीज़ है, और क्या हम लोग के क्या इम्प्लीमेंटेशन पे इस पर काम होना चाहिए, वो अलग चीज़ है। क्योंकि मैं तो क्रियान्वयन पे बेस लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो मेरे अनुसार ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है, चेंज करने में टाइम ज़रूर लगेगा, पर ये चेंज होगा। एंड आई डोंट फील कि इसमें कोई डिफरेंस आता है।
इमोशंस भले ही इसमें आपको लगता है कि इसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की भी कोशिश की जाती है? बिल्कुल। अगर चेंज कर रहे हैं तो हर चीज़ का पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं लोग, चाहे वो लेफ्ट का चाहे राइट के हो। हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। आज के समय में बात हो रही है हिस्ट्री रीराइटिंग की। बिल्कुल। कि हम लोगों को इतिहास को पुनः लेखन करना चाहिए। लोग कर भी रहे हैं। दिल्ली में भी कई सारे ऑफिस में अपने केरेंस लोग बैठ के इस पे काम भी कर रहे हैं। मेरे अनुसार हाँ बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए। अगर हमारे इतिहास में कई सारे तथ्य हैं जिनको गलत लिखा गया है तो उनको सही करो, पर किसी ना किसी चीज़ को आपने पूरा उठा के ही हटा दिया किताबों से, दैट्स नॉट अ वेरी नोबल थिंग टू डू ना। आपको उसको हटाना नहीं है, आपको जो नई चीज़ें डिस्कस की गई जिनको डिस्कस ही नहीं किया, आई थिंक आप बात कर रहे हैं जो हाल फिलहाल में एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर क्लास 7 से मुगल एम्पायर हटा दिया गया, दिल्ली सल्तनत हटा दिया गया, क्लास 9 से भी बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई। तो क्या ये ठीक नहीं है आपके हिसाब से? हिस्ट्री के ये सारे चैप्टर्स नहीं हटाने चाहिए थे? मेरे अनुसार अगर कुछ गलत तथ्य है उसको सही करो। पर आपने, अगर आप शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, पर अगर आप उन पे फोकस करना चाहते हो तो आप उनको पढ़ा भी सकते हो बिना अकबर या औरंगजेब को डिमोनाइज करें। औरंगजेब वॉज अ रिलीजियस फैनाटिक। अकबर को महान हम लोग कहते हैं, लेकिन उसके भी हर कोई, नो पर्सन इज परफेक्ट। हर एक का हिस्टोरिकल कैरेक्टर होता है। हर किसी के, जैसे कार्ल यूंग के लिखते हैं अपनी साइकोलॉजी की बुक्स में, एनालिटिकल साइकोलॉजी में, कि हर एक का शैडो होता है, डार्क साइकोलॉजी होती है, डार्क थॉट्स होते हैं। तो कोई भी वाइट नहीं होता, कोई भी ब्लैक नहीं होता, ग्रे एरिया होता है। तो इस वजह से आप दूसरी चीज़ को पढ़ा, आप सावरकर जी के बारे में पढ़ा भी सकते हो बिना गांधी जी को डिमोनाइज करें। आप भगत सिंह जी के आइडियल्स को भी पढ़ा सकते हो बिना गांधी जी के, मतलब गांधी जी के फेलियर्स पे आप जोर डालो कि उनके अगर कोई गलती थी उन पर फोकस करो, पर आप भगत सिंह को भी उनके साथ पढ़ा सकते हो। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक चीज़ को लगा रहे हो तो फिर दूसरी चीज़ को हटा रहे हो। लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक दिया गया कि भाई इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि इससे कहीं से ना कहीं बच्चों के मन में वो जो एक वायलेंस है हिस्ट्री के अंदर, वो एक दिखाई देता है, तो उस वायलेंस को हम वहाँ से हटा देते हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक सही लॉजिक है हटाने के पीछे? मुझे लगता है कि वायलेंस या फिर वायलेंस इज नॉट एन ऑप्शन, पर हिस्ट्री आपके नैरेटिव, आपके इमोशन से नहीं चलेगी। कोई इवेंट हुआ है, आपको मानना पड़ेगा वो हुआ है। आप उसको इतिहास में अपने नैरेटिव के, आज के नैरेटिव को फिट करने के लिए आप इतिहास की किताबों को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप वो कर रहे हो तो इट्स नॉट मॉरल, वो नैतिक चीज़ नहीं है। तो आप ये मानते हो कि इतिहास की किताबों से छेड़छाड़ जो हो रही है वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है अपने हिसाब से? मेरे हिसाब से होना चाहिए, पर जब जहाँ से पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट करने की बात आ जाती है, मैं उसके टोटली खिलाफ हूँ। मैं ना लेफ्ट की बात करता हूँ, मैं ना राइट की बात करता हूँ। जब तक कांग्रेस पावर में थी उस समय मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने अपना जो बोगस हिस्ट्री है उसको हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में डाला, अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। आज के समय में राइट विंग या फिर संघ के हिस्टोरियंस हैं जो पावर में, वो लोग चाहेंगे कि वो अपना नैरेटिव सेट करें। और मतलब बायस तो हमेशा रहेगा। हम लोग हिस्ट्री में 3 P's को पढ़ते हैं, पावर, पीपल, पर्सपेक्टिव। सबसे पहले आता है पीपल, ठीक है, कि कौन कंट्रोल कर रहा है, किसकी बात हो रही है। दूसरा आता है पावर, उस समय में पावर में कौन है जब ये किताब लिखी जा रही है, जब ये हिस्ट्री लिखी जा रही है। और तीसरा आता है पर्सपेक्टिव, किस तरीके से, किस पर्सपेक्टिव, किस सोच के साथ लिखी जा रही है। 1800 की किताबें उठाएं, उस समय अगर के हो गया, मैलिसन हो गया, इन लोगों ने जो ब्रिटिश ICS ऑफिसर्स, ये हिस्टोरियंस नहीं थे, ये सिविल सर्वेंट्स थे जिन्होंने हिस्ट्री पे किताबें लिखी। 1857 के ऊपर किताब लिखी के ने, ये सब लोग सिविल सर्वेंट्स थे, ICS ऑफिसर्स थे। ये लोग ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ऑडियंस के लिए किताब लिखी। उस समय पावर में ब्रिटिश थी, इनका पर्सपेक्टिव भी ब्रिटिश था, तो किताबें तो बायस होंगी। आज के समय में पावर में एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी के लोग हैं, लोग कुछ स्पेसिफिक हैं, और जो इवेंट्स के बारे में लिखा जा रहा है वो कुछ स्पेसिफिक है। तो फिर हिस्ट्री की जितनी भी बुक्स है उसका क्या वैलिडेशन है? फिर हर कोई आएगा, सरकारें आएंगी, पावर में आएंगे लोग, हिस्ट्री का नैरेटिव चेंज कर देंगे, फिर 10 साल 20 साल 30 साल बाद कोई नया आएगा, वो अपने हिसाब से नैरेटिव चेंज कर देगा। तो एक्चुअल हिस्ट्री कहाँ रही फिर? हम लोग को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब तक हम लोग फैक्ट्स की बात करें, कि नाना साहेब का जो कानपुर में बहुत बड़े, मतलब पेशवा के ऑर्फन सन थे, तो नाना साहेब पेशवा की डिसअपियरेंस, वो गायब हो गए, उनका कभी कुछ पता नहीं चला। कुछ कहते हैं कि वो गुजरात चले गए, कुछ कह रहे हैं वो राजस्थान चले गए, कुछ कह रहे हैं वो नेपाल चले गए। वो फैक्ट है कि वो कभी मिले नहीं। पर अगर आप ये कह रहे हो कि वो कहीं जाके बहुत महान शासक बन गए, तो यहाँ पे तो आपने छेड़छाड़ शुरू कर दी और आपने बायस डाल दिया है।
अगर मैं ये कहूँ कि सर मिस्टर कौशिक यू आर अ वेरी गुड गाय, पर मैंने जहाँ पे अपना बायस डाल दिया कि आपके बोलने का ढंग बड़ा अच्छा है, आपकी तो पूरी सोच बहुत अच्छी है, मुझे नहीं पता कि आपकी सोच कैसी है। बिल्कुल। पर जितना मैंने आपसे अभी बात की, जितना मैंने आपसे डिस्कस किया, मुझे आपकी सोच बड़ी अच्छी लगी। तो जहाँ से बायस शुरू हो जाता है वहाँ से हम लोग को हिस्ट्री को कट ऑफ कर देना चाहिए। फैक्ट से बात होनी चाहिए, तथ्यों पे बात होनी चाहिए। तो आपको लगता है बीते 1000 साल पकड़ लूँ जी, तो 1000 सालों में हिस्ट्री को इतना बार चेंज किया गया, इतनी तरीकों से नैरेटिव चेंज किया गया, एक्चुअल जो हिस्ट्री है 2500 साल पहले की, 2000 साल पहले की या 1200 साल पहले की, वो हमें नहीं पता। आप ये मानते हो? देखिए जो बेसिक सोर्सेज हैं, जैसे हम लोगों के पास वैदिक सोर्सेज हो गए, उपनिषद हो गए, जो बेसिक के लिटरेरी सोर्सेज हैं, साथ में जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, वो बेसिक सोर्सेज हम लोग हिस्ट्री में मानते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हो गए, जो हम लोग को खुदाई में मिले, बिल्कुल। लिटरेरी सोर्सेज जो हम लोग को किताबों में मिले। इन दो चीज़ों को जब हम लोग साथ में लाते हैं तो हम लोग एक नैरेटिव बनाते हैं। एक नैरेटिव, इसमें नैरेटिव मेरा कोई एक राइट या लेफ्ट का नहीं है, नैरेटिव इन द सेंस कि हम लोग एक अपना पर्सपेक्टिव बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, उसको समराइज करते हैं, उसमें लिखते हैं कि शायद हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज रही हो, यहाँ पे जैसे कोई सिंधु घाटी की सभ्यता मिली तो वो उसके जब चिन्ह मिले, उसके जब सबूत मिले, उससे हमने फिर एक हिस्टोरियंस ने उसके थ्योरी के साथ लगा के हमने बता दिया पर्सपेक्टिव कि भी ऐसे 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 चीजें रही होंगी। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल। तो हम लोग के पास उस टाइम के लिटरेरी सोर्सेज नहीं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो हम लोगों को खुदाई में मिले। ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे के सारे फैक्ट्स ही गलत हैं, पर जो बेसिक फैक्ट्स हैं अगर आप उन पे नज़र डालो तो वो तो सही हैं, पर बायस हमेशा रहेगा ही। कोई भी पर्सन अनबायस हिस्ट्री लिख नहीं सकता, टोटली बायस रहेगा ही। पर हम लोगों को कोशिश करनी है कि आज के समय में, उस समय जागरूकता नहीं थी उतनी, पर आज के समय में जब लोग जागरूक हैं ये क्या हो रहा है देश में, तब हम लोगों को जहाँ से भी पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की बात हो, चाहे वो राइट का हो या लेफ्ट का, आई डोंट गिव अ शिट, आई डोंट गिव अ डैम, चाहे वो लेफ्ट में हो राइट में हो, दोनों साइड में लोग हैं, दोनों साइड अपना फायदे के लिए लिखेंगे। बिल्कुल। पर हमें काम करने की कोशिश है, जो आज के समय यंग हिस्टोरियंस है, यंग लोग हैं, उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे आने वाली जनरेशन का जो माइंड सेट होगा उसको किस तरीके से हम लोग एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। कि हम लोगों को एक तरफ उनको एक्चुअल हिस्ट्री भी पढ़ानी है, पर साथ में उन लोगों को ये भी नहीं कराना है कि उनको शर्म आनी चाहिए अपने इतिहास पे। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। मेरा बस ये पॉइंट है। अच्छा, तो आप ये मानते हो कि आज की डेट में जितने भी नैरेटिव सेट हो रहे हैं या जितने भी करेक्शन हिस्ट्री की बुक्स में हो रहे हैं, ये भविष्य में जो यंग, जैसे कि आज आपकी उम्र 15 साल है, आज से 20 साल बाद जब हम 2047 का एक विजन लेके चलते हैं, इस पर मैं अलग से भी आपसे बात करूंगा, उस वक्त पर आप आज के अगर इतिहास जो करेक्शन किए जा रहे हैं उस इतिहास को पढ़ोगे तो आपको गर्व होगा, ये सही करेक्शंस हैं? या कहीं पर कुछ आपको लगता है कि कुछ है ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, जो आने वाली पीढ़ी को सही नहीं लगे? मुझे लगता है कि आज के समय में अगर हम लोग हिस्ट्री को लिख रहे हैं, मैं वही चीज़ कहूँगा, जहाँ पे बायस शुरू हो जाता है जी, वहाँ पे हम लोग को कोई गर्व महसूस करने की कोशिश नहीं। आज के समय में बट हु विल डिसाइड कि ये बाइज्ड है? क्योंकि आज आप समझ पा रहे हो कि ये बाइज्ड है, ये नहीं है, बट आज से 10 साल 15 साल बाद जो बच्चे आएंगे, ठीक है, उनके लिए तो वो बुक है, वो थ्योरी है, उसको वैसे ही मानना है, एग्जाम में वैसे ही पढ़ाया जाएगा, क्लास में वैसे ही पढ़ाया जाएगा, एग्जाम में वैसे ही लिख के आना, वो उनके लिए सच होगा। जैसे सिकंदर महान मैंने बचपन से लेकर पढ़ा अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, तो आज मेरे मुंह से अगर सिकंदर निकलेगा तो महान अपने आप निकलेगा, भले ही आज आप हिस्ट्री की बुक्स में चेंज कर दो कि सिकंदर महान नहीं था। तो क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो नैरेटिव सेट हो जाता है हमारी अपब्रिंगिंग के साथ, वो तो फिर ड्रैग होता है? इसी वजह से हम लोग को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि यंग हिस्टोरियंस जो आ रहे हैं उनको इस चीज़ के प्रति जागरूक होना चाहिए कि अगर हमारे इतिहास में हम लोग को ये कोशिश की गई है अलग अलग नैरेटिव्स के द्वारा, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के द्वारा, कि आपको भारतीय होने पे शर्म आनी चाहिए, इस चीज़ के खिलाफ हमें आवाज़ उठाएं। हम लोगों ने ऐसी बात नहीं कि हम लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, हम लोग चुप हो गए। हम लोगों ने जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस, जो उन लोगों ने अपनी बोगस किताबें लिखी हैं, चाहे वो इंडियंस ही हो, इंडियंस भी कई सारे लॉयल थे ब्रिटिश को, गद्दार जिनको आज के समय में कहते हैं, जैसे नानक चंद की एक डायरी है, बोगस हिस्ट्री है, टोटली प्रो ब्रिटिश, जस्ट बिकॉज उसका कुछ पर्सनल ग्रज था हमारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स के साथ। ऐसी बात नहीं कि आवाज़ उठाई नहीं जाएगी। हम जैसे लोग आज के समय में, हम जैसे हिस्टोरियंस भी हैं जो ना मार्क्सिस्ट हैं ना नेशनलिस्ट हैं, जो भारत की बात करते हैं, जो सच की बात करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं। पर अगर हम लोग, मैं इस चीज़ के टोटली खिलाफ हूँ कि हमें शर्म आनी चाहिए अपने इतिहास पे। हमारा इतिहास है, हमारी आइडेंटिटी है, हमें अपनी आइडेंटिटी पे गर्व होना चाहिए, पर हमें अपनी गलतियों को भी मानना चाहिए कि हाँ यहाँ पे हम लोग को स्वीकार करना चाहिए, हाँ यहाँ पे हमारी गलती थी। और ऐसी बात नहीं है कि हम लोग 1-2 जनरेशन के बाद चुप हो जाएंगे। हम लोगों ने तो अब आवाज़ उठाई ना
कि जितने मॉबरी थॉमसन वगैरह जो किताबें लिख के गए हैं, चाहे वो ब्रिटिश जितने ये मैक्स मिलर हो गए, ये लोग जो किताबें लिख के गए इसमें फैक्ट्स गलत हैं, हमने आवाज़ उठाई है। ऐसी बात नहीं कि आवाज़ टोटली शांत हो जाए, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। और धीमे धीमे करके जब लोग जागरूक होते हैं, जब लोग सीधे धीमे धीमे करके समझना शुरू करते हैं, तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाता है। जैसा कि आप आज के समय देख रहे हैं कि एक नया नेशनलिस्ट मूवमेंट जाग गया है मार्क्सिस्ट और ये कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस के खिलाफ। तो धीमे धीमे करके छोटे छोटे बातों से, छोटी छोटी सोचों से धीमे धीमे करके ये बड़े बड़े मूवमेंट्स बनते हैं। और ऐसी बात ये बिल्कुल गलत बात है कि 2-3 जनरेशंस के बाद लोग एकदम शांत हो जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। और आज के समय में यही ज़रूरत है। और ऐसी बात नहीं कि कोई कर नहीं रहा, हम जैसे लोग आज भी हैं। अच्छा, हाल फिलहाल में नई पार्लियामेंट बनी, बिल्कुल ठीक है, और वहाँ पर एक सेंगोल का जिक्र हुआ था। आपने भी सुना होगा कि वहाँ पर एक सेंगोल रखा गया जो कि हमारे कल्चरल बैकग्राउंड से आता है, ठीक है, और उस कल्चरल बैकग्राउंड को लेकर वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। इस तरीके की चीज़ें, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं देश के अंदर। इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं देश में या मौजूदा सरकार करती है, क्या ये ठीक है? एक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि भाई हिस्ट्री का जो हमारा प्राइड है, उस प्राइड को आज हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को दिखता रहे और उसको एक, लेकिन इसके पॉलिटिकल एजेंडाज भी बनते हैं, इसके पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी होते हैं। तो क्या आप इसे सही मानते हो कि भाई पिछली सरकारों ने नहीं किया ये सारी चीज़ें, ये उनकी कमी थी, या आज की सरकार ने किया तो ये पॉलिटिकल बेनिफिट के तौर पर देखा जा रहा है? क्योंकि कोई भी इंसान जो लेफ्ट और राइट की आप बात कर रहे हो, जो मौजूदा सरकार के खिलाफ है, वो छूट कहेगी अरे अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जो उनके साथ है वो कहेंगे वाह वाह क्या महान चीज़ है, देखो हमारे मोदी जी ने कर दिया। आपकी नज़र क्या देखती है इसे? जो बाइज्ड नहीं है कहीं पर भी, वो क्या देखता है इसे? मुझे लगता है कि हम लोग का सिविलाइजेशन जो है, हमारी जो लेगेसी है, उससे हम लोग को प्राइड होने की ज़रूरत है। अगर हम लोग अपने इतिहास पे, अपनी आइडेंटिटी पे शर्फ महसूस करना शुरू कर देंगे तो बात ही क्या रह गई। तब तो हम लोगों की स्लेव मेंटालिटी हो जाएगी। और वही जो कहते हैं ना कि ब्रिटिश माइंडसेट सेट करने की, कॉलोनियल माइंडसेट सेट करने की कोशिश की गई थी कि ये लोग बस बोल चाल में ये ब्रिटिश हों, दिखने में, अपीयरेंस में ये लोग टोटली इंडियन हों। तो हम लोग की वहीं से गुलामी स्टार्ट हो जाती है, जब हम लोग एक नैरेटिव के गुलाम हो जाते हैं। हम लोग अगर ओपन माइंडसेट के साथ, खुले सोच के साथ अगर देखें, हम लोग की सिविलाइजेशन का अगर कोई पार्ट था, हम लोग अपने इतिहास को वापस याद कर रहे हैं। रिमेंबर, मैं इस चीज़ पे एक और चीज़ कहना चाहूँगा, हिस्ट्री का री इवैल्यूएशन होना चाहिए, री राइटिंग नहीं। आप उसको अपने हिसाब से लिख रहे हो, री इवैल्यूएट करो, क्या ये सही था, क्या ये गलत था, रैशनल माइंडसेट से सोचो। और अगर आपको लगता है कि वो सही था, उसको लिखो। अगर आपको लगता है वो गलत था, उसको भी लिखो। और अगर हम लोग अपनी सिविलाइजेशन, जैसे आपने बोला सेंगोल का मेंशन किया आपने, मुझे लगता है वो दैट वाज अ गुड स्टेप। ये अच्छा स्टेप था कि हम लोगों की हिस्ट्री से कोई चीज़ अगर डिसअपियर हो गई, भुला दी गई, उसको हम लोग आगे ला रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी नोबल थिंग। दैट्स माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस थिंग। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये भी समझना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारी गलतियाँ थी जो ब्रिटिश माइंडसेट से लिखी गई। मुग़लों के समय में मुग़लों के हिसाब से हिस्ट्री के अंदर डाल दिया गया। उससे पहले तुर्किया, उन्होंने अपने हिसाब डालने की कोशिश की होगी, तो समय समय पर चीज़ें उसमें अपडेट और करेक्शंस किए जाते रहे। आपकी नज़र में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये हिस्ट्री में फ़िलहाल नहीं होना चाहिए, इनको रिमूव करना चाहिए? मेरे हिसाब से हिस्ट्री में रिमूवल के, तो मैंने जैसे बोला, मैं खिलाफ हूँ। कुछ रिमूव नहीं होना चाहिए, पर अगर कोई गलत तथ्य है, जैसे कि कई बार एक किताब में मैंने, पता नहीं एनसीईआरटी की शायद कोई किताब थी, 11th की टेक्स्ट बुक थी एंशिएंट इंडिया की, ओल्ड टेक्स्ट, उसमें था कि औरंगजेब वाज अ सेक्युलर लीडर। एंड अगर हम लोग एक और कैरेक्टर को उठाएं, इतिहास में मैसूर से एक बहुत बड़ा कैरेक्टर आता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, बहस होती है, हर साल बहस होती है, हर साल बहस होती है। और विक्रम संपत जैसे सर जो हो गए, आज के समय में मॉडर्न हिस्टोरियंस जो लोग न्यूट्रल हैं, जो लोग ना लेफ्ट की बात करते हैं ना राइट की, वो हिस्ट्री की बात करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया कि टीपू सुल्तान, क्योंकि कांग्रेस की अगर जब गवर्नमेंट आई कर्नाटक में, उन लोगों ने जो झांकी अपनी निकाली रिपब्लिक डे पे, उसने टीपू सुल्तान की जो चेहरा था उसको सबसे आगे लगा दिया। भाई, ही वॉज अ रिलीजियस बिगट। वो बहुत ज़्यादा कट्टर था, जिसने सीरियन क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया, जिसने आपके जो कुर्गी से उनको परसिक्यूट किया, केरल के जो नायर थे उनको भी परसिक्यूट किया, केवल अपने रिलीजियस माइंडसेट के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई गलत है, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें, तो अगर टीपू सुल्तान जैसे लोगों को हम लोगों ने कहा कि ही वॉज अ वेरी गुड गाय, क्योंकि वो जस्ट बिकॉज वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े विद द फ्रेंच सपोर्ट, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रो थे, वो जैकोबिन्स क्लब के पार्ट थे, ही वर्कड अगेंस्ट द ब्रिटिश, बस इस कारण से हम लोगों ने उनको हीरो डिक्लेयर कर दिया। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। हम लोग को इस पर्सन को पूरी तरीके से देखना चाहिए। जब हम लोग पूरी तरीके से देखें, तब हम लोग को देखेगा कि वो एक रिलीजियस बिगट भी था, जो बहुत कट्टर था धार्मिक रूप से, पर साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भी लड़ा।
हम लोग को हर चीज़ को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सावरकर जी ने जब एक तरफ पे वीर सावरकर जी ने जब एक तरफ वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया, तब तक 1857 पे किसी ने काम नहीं किया था। ही वॉज द फर्स्ट गाय जिसने पहली बार पॉइंट आउट किया कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, आज़ादी की पहली जंग थी। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। पर वहीं पे उसी पर्सन का एक और कैरेक्टर होता है मर्सी पेटिशंस वाला, तो माफ़ी पत्र वाला। बिल्कुल। तो उस पर राहुल गांधी जी जैसे लोग पॉलिटिक्स में कहते हैं कि वो माफ़ी वीर थे। उनको एक स्पीच में उन्होंने ये भी कहा कि मेरा नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं, कि मैं माफ़ी मांगू। तो कई सारी चीज़ें हम लोग को हर एक पर्सन को उसके पूरे कैरेक्टर के ऊपर जज करना चाहिए। केवल एक चीज़ जो उसने अच्छी की उससे उसका पूरा कैरेक्टर नहीं जज करना। एक्चुअल में होता क्या है कि लोग उसे हीरो की तरह देखने लगते हैं। Exactly. और हीरो जब देखते हैं तो फिर वो एक पार्ट देखते हैं, बिल्कुल हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह नहीं देखते। उसी तरीके से नाथुराम गोडसे का एग्जाम्पल हो गया। ही वॉज अ मर्डरर। अब उन्होंने गांधी जी को मर्डर किया। मर्डर इज नॉट अ गुड थिंग, वायलेंस इज नेवर द आंसर टू एनीथिंग। पर कई सारे लोग उस पर भी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि गांधी जी ने जो किया वो गलत था, कुछ सही था। सबके अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके पॉलिटिकल नैरेटिव्स के बेसिस पे। बट व्हाट नाथुराम गोडसे डिड वाज नॉट अ गुड थिंग। किसी का भी मर्डर करना, किसी को भी मार देना जान से, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। पर उनका जो माइंडसेट था, उसके हिसाब से उनका जो सोच था, क्योंकि उनकी सोच में वो सही थे जो उन्होंने किया। उनका वो लोग नॉन वायलेंस से भी आंसर कर सकते थे, पर उन्होंने वायलेंस का रास्ता अपनाया। इस वजह से उनको हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में गलत लिखा गया। पर आज के समय में अगर हम लोग ओपन माइंडसेट से देखें तो हम लोग को उनका कैरेक्टर जज करना चाहिए, साथ में उनके माइंडसेट को भी एक बार नज़र डालनी चाहिए कि इसका सोच क्या था कि इसने ऐसा किया। अगर वो गलत है तो उसको गलत के रूप में लिखा जाए, सही है तो सही के रूप में लिखा जाए। पर केवल एक चीज़ की वजह से उसको पूरी तरीके से जज नहीं कर लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा था कि क्या हिस्ट्री से हटाना चाहिए, हिस्ट्री से कुछ हटाने की जरूरत नहीं है। बस जो गलत तथ्य हैं उनको जो जैसा है उसको वैसा लिख देना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा लिखो। हम लोगों को नई चीज़ें ऐड करनी चाहिए, रिमूवल पे फोकस नहीं करना चाहिए कि आपने पता चले छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ किससे रहे थे। बच्चों को यही नहीं पता है। उनको भी तो पता चले ना कि कौन तानाशाह था उस समय भारत में, क्या सिचुएशन थी भारत की। उस हिसाब से हम लोग को जज करना चाहिए। तो हिस्ट्री से कुछ चैप्टर्स को, पूरी टाइमलाइन को हटा देना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। यानी कि आप ये कह रहे हो कि अगर नाथुराम गोडसे को कहीं पर हिस्ट्री में हत्यारा लिखा जा रहा है तो वहां पर ये भी लिखो कि नाथुराम गोडसे की ये देशभक्त वाली सोच भी थी जिसके लिए उन्होंने अपने बाकी के काम किए, लेकिन एक समय पर आकर उनका कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी। मैं उनको देशभक्त नहीं कहूँगा, मैं उनको कहूँगा कि वो नेशनलिस्ट थे। उनका अपना पॉलिटिकल नैरेटिव था। क्योंकि मैं देशभक्त उनको मानता हूँ जिन लोगों ने अपनी लाइफ दे दी देश के नाम पर, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। ऐसे लोगों को मैं अपना देशभक्त मानता हूँ। वो भी देशभक्त थे, उनका जो उनकी सोच में देशभक्त थे, बिल्कुल देशभक्त रहे होंगे और थे। पर उन्होंने जो कदम उठाया, दैट वाज नॉट अ गुड थिंग। ये हम लोग को मान लेना चाहिए और हम लोग को ये समझना चाहिए कि मर्डर इज नॉट अ गुड थिंग। उनकी जो सोच थी, चाहे वो भले ही वो सही, पर उनके जो एक्ट थे वो उनकी सोच से मैच नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ पे और आते हैं। समय समय पर एक और बहस उठती है, जब आपने टीपू सुल्तान का जिक्र किया, बाकियों का जिक्र किया, औरंगजेब का जिक्र होता है, औरंगजेब की कब्र को लेकर। बिल्कुल। आपको लगता है हिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से औरंगजेब आज भी कुछ लोगों के लिए हीरो बनकर बैठा हुआ है? बिल्कुल, मैं तो देखता हूँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि टीपू सुल्तान वाज आवर हीरो, औरंगजेब हमारा हीरो था। और इन सब को ही छोड़ दीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, प्रयागराज और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जो गैंगस्टर्स थे, उनको आज के समय लोग कहते हैं कि ये तो हमारे लीडर थे, ये तो हमारे गुरु हैं। गैंगस्टर्स को लोग गुरु मना रहे हैं आज के समय भारत में। तो ऐसे तानाशाह, ऐसे रिलीजियस बिगट्स जो कट्टर थे, जिन लोगों ने लोगों को मारा जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, ऐसे लोगों को आज के समय हीरो बनाए, तो ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी चीज़ तो होगा ही। तो अगर इस तरीके से हम लोग देखते हैं तो औरंगजेब ने भी, तो औरंगजेब वॉज अ रिलीजियस बिगट। उसने केवल अपने रिलीजन के लिए दूसरे रिलीजन के लोगों को प्रोसिक्यूट किया। ये हर एक समय पे अपना अपना लीडर, अपना अपना बायस रखेगा। और अगर आज के समय में हम लोग औरंगजेब को सेक्युलर लीडर मान रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। और उसकी कब्र की अगर बात आती है, मेरे अनुसार कब्र को तोड़ने का भी जो चीज़ है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। उसकी कब्र है और वो हिस्टोरिकल पॉइंट है, एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। हमें उसको देखना चाहिए, उसको याद करना चाहिए कि चाहे शहंशाह हिंदुस्तान रहा हो, पर जब मराठों के सामने आया तो ये सामने आके झुक गया। आज के समय में इसकी एक छोटी सी कब्र है, कोई एक बहुत बड़ा मकबरा भी नहीं है। वहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत छोटी सी कब्र है मार्बल की। तो किस तरीके से शहंशाह हिंदुस्तान आके यहाँ पे बस गया, छोटी सी जगह पे, किस हालत में मरा वो अपने 80s में। बिल्कुल। तो हम लोग ये चीज़ें याद करने की होती हैं, इन चीज़ों को देख के याद करना चाहिए
कि एक समय पे ऐसा भी हिंदुस्तान था, ऐसा भी भारत था। तो वही मैंने कहा कि इन चीज़ों को आप हिस्ट्री से ही हटा दो, इस चीज़ को आप अपनी पब्लिक व्यू से ही हटा दो, दैट इज़ नॉट द गुड थिंग। करंट सिचुएशन में जो भारत के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, एजुकेशन सिस्टम को, जब एजुकेशन पॉलिसी को जैसे चेंज किया कि उस पर मैं भी आता हूँ, लेकिन अगर आज से मैं देखूं लगभग 22 साल बाद, यानी कि 2047 का जो एक लेकर चल रहे हैं एजेंडा मौजूदा सरकार भी और देश के आगे अभी एक जो व्यू है कि जब भारत 100 साल का होगा तब कैसा होगा, उस वक्त आई थिंक आपकी जो उम्र होगी वो लगभग 35-40 के आसपास होगी, और ये वो समय होता है जब आप देश को लीड कर रहे होंगे। अगर आप बहुत अच्छे IAFS बन गए तो आप हो सकता है दुनिया में भारत की आवाज़ रख रहे हों, UNO में भारत की आवाज़ रख रहे हों, और मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूँ आपसे। तो जब वो दिन आएगा आपको क्या लगता है भारत क्या होगा उस दिन, आज के अगर पॉलिसीज़ को लेकर ही हम आगे बढ़ते रहे तो? देखिए, मेरे अनुसार पॉलिसी से कुछ होता नहीं जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन ना किया जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत अच्छी चीज़, मैं तो कहूँगा कि हमारे भारतीय इतिहास में शैक्षिक क्षेत्र में, शैक्षिक प्रणाली में सबसे बड़ा चेंज है। बहुत अच्छी चीज़ जो मोदी सरकार लाई, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़। पर अगर इसको ग्राउंड लेवल पे अगर हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो। और कर क्यों नहीं पा रहे? आप देखेंगे कि मेरी मदर जो है वो टीचर है, ठीक है, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में। मैं उनके स्कूल में उनके बच्चों के साथ, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ बैठ चुका हूँ, मैं उनके साथ खेला हूँ बचपन में। जब घर में कोई होता नहीं था, कोई केयर करने वाला, तो मम्मी साथ में लेके जाती थी। मैं उन्हीं बच्चों के साथ मैं गाँव में खेला हूँ, गाँव में बड़ा हुआ। हम लोग भी बहुत बेसिक बैकग्राउंड से आते हैं। तो अगर आप ऐसे क्षेत्रों को देखें तो फिर मैं देखता हूँ वहाँ पे स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, मेरी मदर के स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, राइट। आप देखेंगे कि कई सारे स्कूलों में टीचर ने खुद से इन्वर्टर लगवाए, पता नहीं कब बिजली चली जाए। कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो बहुत ज़्यादा इंटीरियर में, बहुत ज़्यादा दूर हैं शहरों से, कनेक्टिविटी नहीं है। हालांकि मैं तो कहूँगा कि रोड वगैरह में जो रोड का काम है, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन वाला काम है, उसमें इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है ट्रांसपोर्टेशन और रोड में। लेकिन बात यही है कि जब तक कनेक्टिविटी और जब तक मेन माइंडसेट चेंज नहीं होता तब तक आज कुछ बदलाव नहीं ला सकते। कई सारे पॉइंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हो गई, माइंडसेट की दिक्कतें हो गई, और ग्राउंड लेवल पे आप ऐसे, क्योंकि ये थोड़ा सा कहा जाए तो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा इंस्पायर्ड है, चाहे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन वगैरह हो गई, मेजर की शिक्षा हो गई, माइनर की शिक्षा हो गई, ये सब थोड़ा अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा इंस्पायर्ड है। और अगर आपको ये लगता है कि आप उत्तर प्रदेश के या फिर बिहार के किसी गाँव में जाके इसको इम्प्लीमेंट कर दोगे, टाइम लगे मैं ऐसा नहीं कहता कि कुछ इम्पॉसिबल होता है, पॉसिबल है, बट उसमें टाइम लगेगा। और आप अगर हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी देखें, बहुत अच्छी पॉलिसी है, और मुझे लगता है कि इससे अच्छी पॉलिसी प्रेजेंट गवर्नमेंट में डिप्लोमेसी। लेकिन 5 साल हो चुके हैं और अभी भी अगर आप देखेंगे ग्राउंड लेवल तक वो पहुंची नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, माइंडसेट ही चेंज नहीं हुआ। इसमें गवर्नमेंट की भी दिक्कतें हैं, गवर्नमेंट की भी गलती है कि जब उनके पास इतना सारा टाइम है, कोविड के बाद अभी तक कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, 8वीं और 5वीं की कई सारी किताबें, टेक्स्ट बुक्स उत्तर प्रदेश में, जिनमें अभी तक उसमें करिकुलम चेंज ही नहीं किया गया, नई टेक्स्ट बुक्स नहीं आई, 6 महीने हो गए सेशन में। तो आप ये भी देखें कि अगर हम लोग किसी तरफ कह रहे हैं कि पॉलिसी बहुत अच्छी है, वही मैंने कहा, जब तक पॉलिसी अच्छी है पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो क्या फायदा पॉलिसी का? सिंपल सी चीज़ है। डिप्लोमेसी में भी यही चीज़ है, जब तक अभी तक हमारा कोई परमानेंट डॉक्ट्राइन नहीं है, फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्राइन, और बिना परमानेंट मतलब एक बेसिस नहीं है हम लोग का फॉरेन पॉलिसी पे, हम लोग इशू बाय इशू चल रहे हैं। अच्छा, ऐसा इशू है, फिर डिबेट्स उठती हैं, अब क्या करेगा भारत, फिर गवर्नमेंट उस पर कुछ अप्रोच लेती है, फिर लोग कहते हैं कि हाँ ये सही है, कुछ लोग कहेंगे गलत है। हमारा कोई परमानेंट फाउंडेशन ही नहीं है। तो कोई रोड मैप आपकी नज़र में है कि भाई ये रोड मैप होना चाहिए ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, ये इन चीज़ों पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट को? फिलहाल हम लोग को पहली चीज़ माइंडसेट में चेंज लाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को तो टाइम लगेगा ही, वो तो मैं कहता हूँ कि वो हमेशा टाइम लगेगा, पर इसको ऐसा नहीं लेना चाहिए इतना 5 साल भी नहीं, 5 साल भी नहीं, हाँ। इसे टाइम लगेगा, पर हम लोग को इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। और इस पर केवल सरकार की गलती नहीं, सरकार की तो हो गई, उसका जो उसकी साइड से है उसका तो मैं गलती मानूंगा ही, पर जनता में भी ये दिक्कत है कि उन लोग, आप ये सोचेंगे कि एकदम से आज के समय में जब रिजिडिटी हट जाएगी तो कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ने लगेंगे, कोडिंग पढ़ने लगेंगे, इतनी जल्दी तो होगा नहीं। बिल्कुल। तो जनता की माइंडसेट में भी चेंज लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर अगर NEP अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इसको तो मैं मानूंगा। कोई रोड मैप आपके पास है कि इस स्टेप से आगे बढ़ना चाहिए? माइंडसेट आपने बताया सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। पहले हम लोग को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, पहले हम लोग को टीच, और एक और चीज़ है इसमें कि मदर टंग एजुकेशन जो है, कि हम लोग 5वीं तक हम लोग मदर टंग में पढ़ाएंगे। बिल्कुल। आप 22 हम लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, अब 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को
जो सरकारी टीचर है ग्राउंड लेवल पे, आप उसको उतने टाइम में ट्रेनिंग भी दे दोगे, आप ये सोचोगे कि वो उसमें पढ़ा भी देगा, टेक्स्ट बुक से उसी लैंग्वेज में आ जाएंगे। मेरा मध्य प्रदेश में जब विजिट लगी तो उसमें उज्जैन के कई सारे छात्र मेरे पास आए कि हम लोगों को उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, हम लोग की नहीं है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोग की क्षेत्रीय भाषा में जब तक नहीं आ पा रही है टेक्स्ट बुक्स, तब तक हम क्या करें? तो हम लोग को एक जल्द से जल्द एक टेम्पोररी रोड मैप तो बनाना होगा कि अभी के हम लोग स्टूडेंट्स पे क्या बदलाव ला सकते हैं। और रोड मैप के लिए हम लोग को ट्रेनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, पर ये बहुत जल्दी नहीं आएगा बदलाव, इसमें टाइम ज़रूर लगेगा। ये मेरे अच्छा, यूथ का माइंडसेट का आपने जिक्र किया था। यूथ जितना भी है, या मैं कह दूं कि 10 साल से ऊपर के वो बच्चे जो इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे हैं, बिल्कुल रील्स आजकल सारी इन्फ्लुएंस्ड है पॉलिटिकल एजेंडा से। अब पॉलिटिकल एजेंडा जब रील्स में आता है और कोई भी यूथ उसको देखता है, या जो बच्चे आज यूपीएससी कर रहे हैं वो जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, डेली जितनी भी न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं, या जितनी भी हिस्ट्री का आज की जो हिस्ट्री है, या आज का जो टेक्स्ट है, उन सब से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और वो जो नैरेटिव उनके दिमाग में सेट हो रहा है, जो रील्स के थ्रू, पॉलिटिकल एजेंडाज के थ्रू सेट हो रहा है, क्या वो आने वाली पीढ़ियों को सही डायरेक्शन मिल जाएगा? हम उनसे फिर कैसे उम्मीद करेंगे भविष्य की? इस चीज़ का मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी ऐसे बाउंड्री में नहीं रखा कि हमारी जो पॉलिटिकल सोच है, माई फादर इज़ टू बी ऑनेस्ट ऑन द मिडल। वो ना लेफ्ट की सोच के ना राइट की सोच के, वो भारत की सोच के। भारत प्रथम होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। अगर उस राह में हम लोगों की कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग खुद सैक्रिफाइस करना पड़े, हम वो करेंगे, लेकिन भारत पहले होना चाहिए, भारत को महान बनाना है। इस माइंडसेट में, क्योंकि मेरी तो यही सोच है कि हर एक चीज़ पे कोई ना किसी एलीट का कंट्रोल है। वंडरफुल। और उस एलीट का कंट्रोल, वो एलीट को, जो एलीट है वो जो लोअर क्लास है उसको हमेशा अपना गुलाम बना के रखना चाहेगा। जब हम लोग इस माइंडसेट को तोड़ देंगे, बिकॉज अगर आप इंस्टाग्राम खोलो, इंस्टाग्राम पे आज के समय में क्या चल रहा है? पॉडकास्ट चल रही है, वो एक अलग ग्रुप देख रहा है, कुछ सीरियल्स, मूवीज़, ये सब कुछ अलग देख रहे हैं। एक नया वर्ड है ब्रेन रॉट, कि पता नहीं ब्रेन रॉट है टोटल, मतलब आप सर्च करेंगे ब्रेन रॉट तो आपको उसमें कई सारे, जो यूथ है वो जानता होगा, जो इस वीडियो को देख रहा होगा। ब्रेन रॉट क्या है? टोटल टाइम वेस्ट, एब्सोल्यूट टाइम वेस्ट। आज के समय में इंस्टाग्राम पे यही चल रहा है, केवल इंस्टाग्राम नहीं, पूरे इंटरनेट पे यही चल रहा है। जिस टाइम पर जब ये यंग लोग ये चीज़ समझ गए कि आप जो भी देख रहे हो ये कोई पर्सन है जो आपको एक्चुअल प्रॉब्लम से दूर करना चाह रहा है। हमारे देश में जातिवाद बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल, जातिवाद ऑल टाइम, मैं ये तो नहीं कहूँगा ऑल टाइम हाई पे। अम्बेडकर जी के संविधान ने बहुत सारे बदलाव लाए हैं 70 साल में, पर ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं हमारे सामने, जैसा कि अभी कुछ समय पहले इटावा में हुआ, जिसमें कथावाचक के बाल कटवा दिए गए, उसके मुंडवा दिया गया, बिल्कुल, और उसके ऊपर ब्राह्मणी का यूरिन डाला गया। ये कोई स्पेसिफिक कास्ट के खिलाफ नहीं, बल्कि एक माइंडसेट के खिलाफ है। जातिवाद का माइंडसेट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी हो गई, देश में डेवलपमेंट हो गया, हमारा माइंडसेट हो गया। तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों की, उससे हम लोग को ये सारी चीज़ें दूर करती हैं। और अगर हम लोग ये सोच रहे कि हमारे यूथ किसी दिन भारत को महान बनाएगा, वो इंस्टाग्राम पे किसी डांसर की रील्स देख के, कोई गाने सुन के, कोई मूवी देख के, कोई सीरियल देख के, कोई ब्रेन रॉट सुन के, पढ़ के, जान के, उसी को अपने मुंह से, जो वो जानेगा, जो देखेगा, जो वो सोचेगा, वही वो अपने मुंह से निकालेगा, वही वो आगे लोगों को बताएगा। अगर इसी चीज़ को हम लोग नहीं तोड़ पाए, इसी साइकिल को अगर हम लोग नहीं तोड़ पाए, तो भारत तो महान, भारत विश्वगुरु बनने से तो बहुत पहले ही रेस में पिछड़ गया। तो अगर हम लोग को इस चीज़ को सॉल्व करना है, जितनी जल्दी यूथ समझ जाएगा कि ये सारी की सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम, बॉलीवुड, मूवीज़, स्पोर्ट्स का तो मैं खैर वो एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन जितने भी प्रकार के एंटरटेनमेंट है, जिस दिन आप इन सब चीज़ों से दूर हो गए, जिस दिन आप अपने देश को, अपने जीवन को, अपनी सोसाइटी को एक बार अच्छी नज़रों से देखोगे, एक बार ध्यान से देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है और हम लोगों को काम करने की ज़रूरत क्या है। अच्छा, जितने भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, अब वो जो पढ़ रहे हैं वही उनके माइंडसेट में आज कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। वो जब सिस्टम का पार्ट बनेंगे तो वो उस माइंडसेट को कहीं ना कहीं आगे लेकर बढ़ेंगे। आपको लगता है कि ये जो माइंडसेट लेकर वो आएंगे, कहीं ना कहीं अगर आज के पॉलिटिकल एजेंडास को सेट किया जा रहा है तमाम जगहों पर, चाहे वो रील्स के जरिए हो, चाहे वो टेक्स्ट के जरिए हो, तो वो तो फिर आने वाले समय में जो भी जितने भी हमें ऑफिसर्स मिलेंगे वो सब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होंगे। जैसे कि पुराने समय में मैं देखता हूँ कि जितनी भी कांग्रेस की सरकार के समय के जितने भी ऑफिसर्स रहे, आज वो अपने ओल्ड एजेस में हैं,
आप उन लोगों से बात करें, आपको महसूस होगा कि इनकी सोच मौजूदा सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल। कुछ ने अपने एडजस्टमेंट कर लिया और कुछ हैं जो आज के समय में आए वो पूरी तरीके से नतमस्तक हैं। तो क्या ये समय समय के जो ऑफिसर्स हैं, जो समय समय के पॉलिटिकल एजेंडा से सेट होकर आते हैं, उनकी सोच पर असर पड़ता है और वो लाइफ लॉन्ग उनकी सोच वैसी ही रहती है, फिर उनका सिस्टम में काम करने का तरीका भी वही होगा। बिल्कुल। मुझे लगता है कि क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करके आपको कई सारी चीज़ें नहीं जानने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा भी माइंडसेट बहुत, क्योंकि आज जो मैं माइंडसेट आपको बता रहा हूँ, जो मैं अपनी वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स से दूर, मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। लोग अपना खेल खेलेंगे, एक पार्टी आएगी, उसके बाद दूसरी पार्टी आएगी, ये एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, ऑपोजिशन कुछ बोलेगा, सरकार कुछ कहेगी, फिर सरकार बदलेगी, आएगी जाएगी। पर हम लोगों का देश, हम लोगों की सोसाइटी और हम में क्या डिफरेंस आ रहा है? आज की सोसाइटी, आज का जो ट्रेंड्स हैं वो हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करें और आगे चल के हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करेंगे। बिल्कुल। आज जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कल को जाके हम लोग यही चीज़ जाके एक्सप्रेस करेंगे। तो हम लोगों को, जैसा कि आपने कहा कि अगर हम लोग पुराने माइंडसेट वाले लोगों को देखेंगे तो उनका कुछ और माइंडसेट है, जो नए वाले कुछ ने एडजस्ट कर लिया, और जो कई सारे नए आ रहे हैं वो भी कई सारे अलग अलग सोचों के। तो अब सोच को तो हम लोग बदल नहीं सकते, पर किस तरीके से हम लोग जो मीडियम से उसको एक्सप्रेस करें उसको ज़रूर बदल सकते हैं। और एक रोमन फिलोसोफर थे, एक हिस्टोरियन थे, उनका तो मुझे कोट अभी याद, उस व्यक्ति का नाम याद नहीं है, तो उनका एक कोट था, गिव देम ब्रेड एंड सर्कस एंड दे विल नेवर रिवोल्ट। सच्चाई पे कभी वो आएंगे ही नहीं। हम लोग को आज के समय में शिक्षा की बात करने की ज़रूरत है, देश की बात करने की ज़रूरत है, राष्ट्र को विश्वगुरु किस तरीके से बनाना है भारत को, उससे बात करने की ज़रूरत है। और अगर हम लोग इसी माइंडसेट से पिछड़ जाएंगे तो विश्वगुरु का हम लोग मौजूदा सरकार और मौजूदा हिस्टोरियंस या मौजूदा जितने भी ऑफिसर्स या लीडरशिप में जो बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम भारत को विश्वगुरु बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है बढ़ रहा है भारत? इसमें मैं वही चीज़ दोहराना चाहूँगा, जब तक माइंडसेट और ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन नहीं बदल रही तब तक विश्वगुरु भी नहीं बन पाएगा। ये खोखला विश्वगुरु बनाने की कोशिश है या नैरेटिव सेट किया जा रहा है? बिल्कुल। और मैं इसको नैरेटिव नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा इसमें पॉलिसी फेलियर है। अगर हम लोग पॉलिसी चाहे जितनी अच्छी ले आएँ, पर अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन बदलाव नहीं ला पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उस पॉलिसी का कोई फ़ायदा है। डिप्लोमेसी में मुझे लगता है कि 2014 के बाद हम लोग बहुत आगे गए, क्योंकि अगर आप ये देखें कि फॉरेन पॉलिसी में जो नेहरूवियन पॉलिसी थी, मैं हर एक लीडर की रिस्पेक्ट करता हूँ, जितनी मैं हर एक आज के प्रेजेंट लीडर हूँ चाहे पहले के लीडर हूँ, पर उनकी पॉलिसीज़ की अगर हम लोग बात करें, उनके आइडियाज़ की, नेहरू जी की गलती ये थी कि उन्होंने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक सोच के थे। उनको लगता था कि हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, हम लोग एक दिन पूरी दुनिया को लीड करेंगे, हम लोग खुद को महान बनाएंगे। एंड पंचशील उन लोगों ने साइन किया। पंचशील जो उनके डॉक्ट्राइन था जी, उनका चाइना के साथ बहुत बड़ा फेलियर था 62 में। बिल्कुल। द हिमालयन ब्लंडर नाम से किताब है, आपको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी किताब। तो पॉलिसी फेलियर था उस समय पे, उस समय जो माइंडसेट था उसमें फेलियर था, जिस गलती से हम लोग धीमे धीमे समझे। और हेनरी किसिंजर का एक कोट है कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नीदर हैज़ परमानेंट फ्रेंड्स नॉर परमानेंट एनिमीज, इट ओनली हैज़ परमानेंट इंटरेस्ट। हेनरी किसिंजर ने अपनी किताबों में इसको एक और शब्द दिया, रियल पॉलिटिक, यानी रियलिज्म की बात, यथार्थ की बात। हम लोग बात करेंगे कि रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, रादर दैन हम लोग की सोच क्या है, आइडियलिस्टिक सोच। एक यूटोपियन वर्ल्ड से ज़्यादा हम लोग रियलिस्टिक बात करेंगे, अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे। जब तक कहते हैं ना कि जब तक खुद के पास पैसा नहीं, जब तक खुद के पास पावर नहीं, जब तक खुद के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तब तक आपको कोई सुनेगा क्यों? एग्जैक्टली। उसी प्रकार से जब तक आप खुद को स्ट्रांग नहीं बनाओगे तब तक आप लीड कैसे करोगे? तो डू यू थिंक कि बीते 10 सालों के अंदर की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि अब भारत बोलता है और लोग सुनते भी हैं, दूसरे देश सुनते हैं, तो ये जिस बात का आपने अपनी जिक्र किया कि आप जब तक खुद को काबिल नहीं बनाओगे कोई आपकी सुनेगा नहीं, तो भारत की वो काबिलियत भारत के अंदर बीते 10 सालों में आई? आप देखेंगे हम लोग रूस से तेल ले रहे हैं, हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, हम लोग इसराइल से डिफेंस टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, साथ में बाकी जो हम लोग की टेक्नोलॉजीज़ हैं। ईरान से तेल ले रहे हैं, सऊदी अरेबिया से और यूएई से भी हम लोग अपने ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन से भी हम लोगों के ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात चल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स से तो अभी फेज़ 1 हम लोगों के उस पर नेगोशिएशन चल रही हैं। बिल्कुल। हम लोग यूएस से भी बात करेंगे, रशिया से भी बात करेंगे, चाइना से भी डिप्लोमेटिकली हम लोग उसको कन्फ्रंट ज़रूर करेंगे। अभी जयशंकर जी की विजिट लगी अभी इसी मंथ जुलाई में, कुछ दिनों पहले उनकी विजिट लगी। वांग यी जो कि वहाँ के वो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो वहाँ के कहा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो हेड हैं शी जिनपिंग, उनसे मुलाकात हुई उनकी। उन्होंने उनको कन्फ्रंट किया, उन्होंने कहा कि हम लोग LAC पे डीएस्केलेशन चाहते हैं।
इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग की ट्रेड बाउंड्रीज है उसको खोलना चाहते हैं। ट्रेड हम लोग का वैसे भी बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है Exactly. चाइना। चाहे माइंडसेट हम लोग का डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छे रिलेशन ना हो, पर ट्रेड के मामले में वो बहुत अच्छा हम लोग का पार्टनर है, बहुत बड़ा पार्टनर है। हम लोग आज के समय में सबसे बात करें, और इसको जयशंकर जी अपने शब्दों में कहते हैं कि पहले जो नॉन अलाइनमेंट था, नेहरू जी के अंडर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चला, ना हम सोवियत संघ के साथ खुद को अलाइन करेंगे, ना हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अलाइन करेंगे, हम लोग किसी से अलाइन नहीं करेंगे, हम लोग खुद से अलाइन करेंगे, खुद की पॉलिसी से अलाइन करेंगे, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को साथ में लाएंगे। आज के समय में हम लोग नॉन अलाइनमेंट की बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं मल्टी अलाइनमेंट की। हम बात सबसे करेंगे, हम दोस्ती सबसे रखेंगे, लेकिन अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले आगे रखेंगे। नीदर अ फ्रेंड नॉर एन एनिमी, नीदर अ फ्रेंड नॉर एन एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। जयशंकर जी के एक और शब्द है कि हम लोग इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखेंगे। डजेंट मैटर, वी डोंट केयर, चाहे कोई अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो जाए। भारत इकलौता ऐसा देश था जिस पे रशिया यूक्रेन वॉर का उतना बड़ा इफेक्ट नहीं देखने को मिला, इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट का उतना बड़ा असर नहीं देखने को मिला, क्योंकि हम लोग की सबसे बात होती है, तुम नहीं बात करोगे, हम दूसरे बंदे से बात करेंगे। और यही वजह है कि एक इतनी परफेक्ट आपने इक्वेशन बनाकर रखी कि जब देश एक साथ आने की बात करते हैं किसी वॉर के टाइम पे, भारत कहता है हम शांति के साथ हैं, हम किसी के साथ नहीं है, सब शांत हो जाओ, और तब भी भारत के सब सपोर्ट में खड़े होते हैं। और अगर हम लोग आज के समय में देखें, इसराइल पैलेस्टाइन वाला जो मूवमेंट हो गया, बहुत सारे लोग मुझसे भी ये सवाल पूछते हैं कि आपका क्या कहना है। मेरा उसमें हमेशा से कहना आया है कि मैं आई एम नॉट अ ज़ायनिस्ट, मैं इसराइल को सपोर्ट नहीं करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैलेस्टाइन को सपोर्ट हूँ, मैं पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट हूँ। आई बिलीव इन टू स्टेट सॉल्यूशन। भारत की भी यही पॉलिसी है कि हम लोग एक तरफ, हम लोग दोनों की राइट्स की बात करेंगे। इसराइलीज़ के पास भी राइट है कि दे हैव अ राइट टू एग्जिस्ट, और पैलेस्टीनियंस के पास भी राइट है, उनका जो लैंड है, उनकी जो टेरिटरी है, उस पर उनका हक है। दोनों के पार्ट, दोनों साइड अपने अपने पॉइंट्स को सही बताती है, उनके पॉइंट सही भी हैं कुछ हद तक, हालांकि उसमें भी कई सारे आ जाते हैं कि उनके पर्सनल नैरेटिव्स हैं कि हम लोग पूरा इसराइल, ग्रेटर इसराइल चाहते हैं, ग्रेटर पैलेस्टाइन चाहते हैं, अरब्स का होना चाहिए या ज्यूज का होना चाहिए। दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। पर हम लोग मानवता की बात करेंगे, ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, और ह्यूमैनिटी ये कहती है सबका अपने अपने लैंड के, अपने अपने टेरिटरी के प्रति अधिकार है। और इसी वजह से इंडिया की हमेशा से पॉलिसी आई है मानवता की, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की। चाहे, और हम लोग इस वायलेंस से कभी बिलीव नहीं करते, युद्ध में कभी भी नहीं बिलीव करते। अभी पाकिस्तान के साथ भी हम लोग का जो एस्केलेशन हुआ, उसमें भी हम लोगों ने कहा वी आर नॉट रेडी फॉर अ वॉर। नॉट बीइंग रेडी मीन्स कि हम लोग युद्ध नहीं चाहते, पर हम लोग ये भी नहीं कहेंगे कि हम लोग आपसे एकदम गले मिलेंगे, दूर से नमस्कार करो। ये इंडिया की पॉलिसी है, ना एकदम आप आगे जाके गले मिलोगे, ना ही आप बात ही करना बंद कर दो। दूर से नमस्कार करो, बात सबसे रखो। जब कहीं पे कोई बात करना बंद करे, दूसरे लोगों से बात करो, हमारा कोई नुकसान है, हम लोग का तो विन विन सिचुएशन है। पर यहाँ पे भी दिक्कत है, हम लोग का अभी के समय में हम लोग इशू बाय इशू चल रहे हैं। इसराइल पैलेस्टाइन वाला, इसराइल ईरान वाला इशू आया, उस पर हम लोगों ने कुछ बोला। रशिया यूक्रेन वाला आया, हम लोगों ने उस पर कुछ कहा। सूडान वाला इशू आया, हम लोगों ने उस पर कुछ कहा। हम लोग इशू बाय इशू चलते हैं, आइडियोलॉजी बाय आइडियोलॉजी नहीं। ये एक अच्छी चीज़ है, दैट्स अ नोबल थिंग, बट इसमें गलतियाँ भी कि हमारा कोई अभी तक परमानेंट अपना फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्राइन है नहीं इंटरनेशनल रिलेशंस का, कि हम लोग इसी को फाउंडेशन बना के आगे चलेंगे। वो अभी कोई परमानेंट हम लोग के पास फाउंडेशन नहीं है, अभी वो वीक है, उस पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। और मैं जानता हूँ कि जो ऊपर इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं हमारे साउथ ब्लॉक में, बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी क्या गलतियाँ हैं, और उस पर वो लोग काम कर रहे हैं, भारत के नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रख रहे हैं, नो मैटर कोई अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो जाए। चलिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपकी सोच जानकर, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भारत का भविष्य हैं। तो जो भारत का भविष्य अगर सही डायरेक्शन में सोच रहा है, तो मैं ये मान सकता हूँ जब आप पॉलिसी मेकिंग के एक एज में आएंगे, तब तक मैं तो शायद बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन स्टिल मैं ये देख रहा हूँ कि भारत एक सही हाथों में है। और यही सबको चाहिए भी कि जब हम 2047 के भारत की बात करते हैं, क्योंकि अभी जो हम एजेंडा लेकर चल रहे हैं, जो विजन लेकर चल रहा है, वो 2047 का है कि जब भारत 100 साल का होगा तो कैसा होगा। तो भारत 100 साल का जब हो, तो वो जो विश्वगुरु वाली इमेज है, वो जो सोने की चिड़िया वाली, सोने की चिड़िया हम लोग बोलते हैं, तो उसे सिर्फ दौलत से नहीं आंकना चाहिए, वो ज्ञान से भी, वो जो विजडम, जो एविडेंस है, इंटेलेक्ट है, वो भी भारत के पास होना चाहिए। और आप जैसे लोग जब कम उम्र में ही सामने आ जाते, तो हम मान लेते हैं कि भारत विश्व गुरु वापस बनने की तरफ जा रहा है। अच्छा, एक हम लोग अपने पॉडकास्ट के एंड में एक रैपिड फायर राउंड रखते हैं, जिसमें हम कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछेंगे, 4-5 सवाल, जिनका जवाब आप एक जो भी आपके मन में हो आप वो बताइएगा। तो सबसे पहला सवाल ये है कि एक कोई भी हिस्टोरिकल फिगर जो आप चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, अगर मोदी जी नहीं होते हैं तो। दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। और अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, अगर इंडिया के नैरेटिव में अगर हम लोग बात करते हैं, तो द बेस्ट लीडर
in this era would be either Lal Bahadur Shastri or I think so APJ Abdul Kalam. ओके, इन दोनों में से कोई एक आज होने चाहिए जो हमें प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी के बाद दिखने चाहिए. क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जैसा जो पर्सन था जिसने चाहे उनकी पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की हो, पर जब युद्ध का समय आया तो वो बोल्डली खड़े हुए, चाहे उनकी हाइट ही क्यों ना कम. ताशकंद का वो एक बहुत अलग पॉलिटिकल इशू है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, उस फील्ड में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं हिस्टोरियन हूँ, मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ, तथ्यों की. और तथ्य कुछ और कहते हैं, वो भी कुछ हो सकता है फेक हो सकते हैं रियल हो, मैं कुछ कह नहीं सकता बिकॉज मैं तो उस फाइल को देखा नहीं हूँ. पर जितना मैं कह सकता हूँ, चाहे जो भी वहाँ पे सिचुएशन रही हो ताशकंद में जब उनकी मौत हुई मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में, तो उस लीडर की आज के समय में ज़रूरत है. और कहा जाए तो एक तरीके से प्रेजेंट जो सरकार तो नहीं कहूँगा, जो प्रेजेंट रूलर्स हैं जी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों चाहे वो नेता हो, नेता बस नाम के होते हैं, अंडर सारी ब्यूरोक्रेसी ही होती है जो एक्चुअली वर्क करती है. बिल्कुल. नेता केवल और केवल एक माइलस्टोन सेट करते हैं जिसके ऊपर हम लोग को फाउंडेशन पे काम करना है, बाकी जो काम करते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं. लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे लीडर्स जिन लोगों ने बोल्डली आंसर किया जब युद्ध का समय आया, पर डिप्लोमेसी की भी बात की जब हाथ जोड़ने की बात आई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ग्लोबल लीडर्स में ऐसा कौन सा है जो आपको लगता है कि फॉरेन पॉलिसीज स्किल्स जिसके बहुत अच्छे हैं, जो आपको इन्फ्लुएंस करता हो? फॉरेन पॉलिसी के स्किल्स, दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन. हावियर मिलाई, आई थिंक सो. हावियर मिलाई अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री हैं और आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड लीडर बिकॉज उन्होंने इन्फ्लेशन रेट को एक समय पे 27%, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स, 27% से 5% पे ले गए. आज के समय में वैसे तो कई सारे लीडर्स हैं, कई लोग होंगे जो ट्रम्प का नाम लेंगे, ट्रम्प सो कॉल्ड ट्रम्प भक्ट्स, लेकिन ट्रम्प इज़ अ मैड गाय टू बी ऑनेस्ट. उसने कश्मीर के इशू को 1000 साल पहले कह दिया कि वो हज़ारों सालों से चला आ रहा है, बल्कि 70 साल का इशू है. एक अभी शायद स्काई न्यूज़ का इंटरव्यू था, उसमें उस व्यक्ति ने ये कहा जब इंडिया पाकिस्तान का इशू एस्केलेट हुआ था, ही इज़ अ मैड गाय. उसको कोई आइडिया नहीं किस तरीके से वर्क करती है दुनिया, क्योंकि अगर आप उसका कोई भी इंटरव्यू ध्यान से सुन लें तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि ही इज़ अ मैड गाय. केवल उसको कुछ आइडिया नहीं है, वो बस बोलता है और उसके अंडर जो लोग बैठे हैं वो बाकी काम करते हैं. तो डोनाल्ड ट्रम्प तो बिल्कुल भी कैंडिडेट अच्छा नहीं है. पुतिन कुड बी अ गुड लीडर, बट कहा जाए तो फिर वो भी थोड़ा नार्सिसिस्टिक टाइप है. बिल्कुल. और उसका रेलेवेंस आज के समय में धीमे धीमे करके वर्ल्ड में डाउन हो रहा है. चाहे न्यूक्लियर वॉरहेड्स जितने भी उनके पास 6000 हों, लेकिन रेलेवेंस जो है, क्योंकि आज के समय वो आइसोलेट हो गया है, तो उनकी भी डिप्लोमेसी उतनी अच्छी नहीं है. वो डिप्लोमेटिक बात नहीं करते, वो सीधा सॉलिड बात करते हैं, वो डिफेंस की बात करते हैं. तो हावियर मिलाई जैसे लीडर्स हो गए और अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री जिनकी रिसेंटली मीटिंग भी हुई थी भारतीय लीडर्स के साथ, तो आई थिंक दैट कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन. एक ऐसा कोई डिप्लोमेटिक मूव इंडिया की तरफ से जहां पर आपको प्राउड फील होता हो कि ये जो इंडिया का मूव था बहुत ही शानदार था? 2020 में RCEP की एक कॉन्फ्रेंस थी जो कि एशिया की सबसे बड़ी ट्रेड कॉन्फ्रेंस थी, ट्रेड मीटिंग. उसमें इंडिया वॉकआउट कर गया. क्यों? क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट को नहीं पसंद आया. तो आज के समय में जो हमारी बोल्ड डिप्लोमेसी हो गई है, हमारा जो मन में आएगा हम बोलेंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं. जो हमारे इंटरेस्ट को साझेगा हम उसको बोलेंगे, वी डोंट केयर. वही चीज़ है, वही मैंने कहा ना कि कुछ कोड्स हैं जिससे आपको पूरी डिप्लोमेसी समझ में आ जाएगी कि आज के समय जयशंकर की क्या सोच है या फिर आज के समय जो हमारी फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन है वो क्या है. वही चीज़ है, वी डोंट केयर कि कोई कंफर्टेबल हो जाए, जब तक वो हमारे इंटरेस्ट को सूट करेगा हम लोग वो करेंगे. भारत की इतनी स्ट्रांग डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी का क्रेडिट आप कैसे दोगे? मुझे लगता है कि जो लीडर्स हैं, एस जयशंकर, सुब्रमण्यम, ही इज़ नॉट अ गॉड, ही इज़ ऑल्सो नॉर्मल मैन लाइक मी एंड यू. वो कोई स्पेशल बंदा नहीं, पर उसकी जो सोच है उसने डेफिनेट, क्योंकि उनका फॉरेन सर्विसेज में 45 ईयर्स का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि उसने बहुत तरीके से उन्होंने उनके माइंडसेट को भी इफेक्ट किया है. और मैं केवल और केवल ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ मोदी जी की वजह से है, सब कुछ जयशंकर की वजह से. 1990s के बाद जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर्स रहे जो या फिर गवर्नमेंट्स रही, उन सबका इसमें कोई ना कोई रोल है. चाहे वो मनमोहन सिंह जी जैसे महान प्रधानमंत्री जिन्होंने इकोनॉमिक्स की फील्ड में इतना बड़ा काम किया, बिल्कुल, और देश को डूबने से बचाया 1991 में LPG रिफॉर्म्स के थ्रू. चाहे मनमोहन सिंह जी को लोग क्या ही एक्यूजेशंस थे, पर मेरे अनुसार वही बहुत महान प्रधानमंत्री. बिल्कुल. तो फिर मुझे लगता है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो फॉरेन मिनिस्टर्स आए, अलग अलग जो डॉक्ट्राइन सेट किए. सुषमा स्वराज जी आई जो सुषमा से पहले, बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छी फॉरेन मिनिस्टर थी. मुझे लगता है कि वो भी अगर जयशंकर जी से बेटर अगर कोई मैं चाहूँगा बेटर या फिर उनकी लेवल, तो सुषमा स्वराज वाज अ वेरी गुड फॉरेन लीडर. फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने की शुरुआत मुझे लगता है सुषमा स्वराज जी से ही हुई थी.
उनसे मैं शुरुआत तो नहीं कहूँगा, क्योंकि उनसे पहले भी कई सारे जो फॉरेन लीडर्स थे, फॉरेन मिनिस्टर्स थे, उन्होंने बात की, लेकिन धीमे धीमे करके जो फाउंडेशन सेट हुई है और जो आज के समय में बनी है फाउंडेशन, उसको किस तरीके से लीड किया जा रहा है, क्योंकि उसमें आज के समय में जो आप हैं, आप केवल अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहे, आपके जो जीवन भर के एक्सपीरियंस हैं, आप उनसे किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस है कि ये कोई चीज़ गलत है, कोई चीज़ सही है, आप उसको अपने मन से डिसीजन बना के बोल रहे हैं, क्योंकि आपको कोई आर्गुमेंट अच्छा लगा, कोई आर्गुमेंट अच्छा नहीं लगा। जो हमारी पूरी टाइमलाइन रही है भारत के आज़ाद होने से लेकर अभी तक की, और हमारे 2000 साल की जो हमारी पूरी सिविलाइजेशन लेगेसी है, उसने हमारे माइंडसेट को इफेक्ट किया है। और अगर आज के समय में हम लोग जिस भी स्थिति में, इसका जो क्रेडिट है आज से पहले के सारे पास्ट लीडर्स प्लस आज के लीडर्स सबको मिलना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल यह है कि यूपीएससी का सिलेबस आपको लगता है रेलेवेंट है या कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि इट इज़ रेलेवेंट, क्योंकि बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे आपके पूजा खेड़कर जैसे केसेस आए, हम लोगों ने 2013 के बाद उसमें सिलेबस चेंज किया, हम लोगों ने एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट्स को ऐड किया, पर क्या उसका एक्चुअली इफेक्ट पड़ रहा है एस्पिरेंट्स पे? आज मुझे तो लगता है कि जिस भी व्यक्ति ने, क्योंकि कई सारे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये सब के सब एक समय पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे, तो यूपीएससी ये जो पूरा एग्ज़ाम है, जो पूरी जर्नी है, आपकी माइंडसेट को बहुत बहुत अच्छे तरीके से सेट करती है, बहुत महान तरीके से सेट करती है। और अगर मैं आज के समय में जिस भी तरीके से बात करें, इसमें बहुत बड़ा रोल तो यूपीएससी का ही है, कि जो मैंने उस जर्नी में किताबें पढ़ी, जो मैंने लोगों को जाना, तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी जर्नी है बहुत अच्छे से सेट करती है। पर इसमें भी कई सारी गलतियाँ हैं। एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड सब्जेक्ट्स ऐड करने से एस्पिरेंट्स में क्या चेंज आ रहा है? क्या वो भ्रष्ट नहीं बन रहे हैं? भ्रष्ट बन रहे हैं। पूजा खेड़कर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आपने देखा होगा कि उनका, मैं उससे ज़्यादा डिटेल्स में जाऊँगा केस की, उसमें जितने फेक सर्टिफिकेट्स थे, जो उन्होंने झूठ बोला, जो उन्होंने नाम बदला, वो एक अलग केस है। पर क्या आज भी सिस्टम सही हुआ है? आपने क्योंकि नैतिकता ऐड कर दी, मोरालिटी ऐड कर दी सब्जेक्ट में, डज इट मेक अ डिफरेंस? नहीं। एग्जैक्टली वो पढ़कर सिर्फ सवालों के जवाब देने के लिए काफ़ी है। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा, क्या वो एक्चुअली कुछ डिफरेंस बना रहा है, क्या वो माइंडसेट में कुछ चेंज ला रहा है या फिर नहीं ला रहा है। दैट्स वन थिंग जहाँ पे हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। चलो, थैंक यू यशवर्धन, आप आए, कानपुर से आप आए हैं नोएडा, और यहाँ पर आपने बहुत, मतलब मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट नॉलेज प्लस इंस्पिरेशन मिक्स्ड है। इंस्पिरेशन इसलिए क्योंकि जितने भी लोग आपको अभी तक सुन रहे हैं, इन सारे लोगों ने आपको सुनकर दो चीज़ें, अगर वो आपकी उम्र के हैं तो उन्होंने सोचा होगा कि हम कहाँ हैं और ये कहाँ हैं, यानी कि हमें भी कुछ करने के लिए जाना चाहिए, हम भी कर सकते हैं। क्योंकि होता है क्या, 10-12 साल की उम्र में बच्चा कहता है, या माँ बाप सोचते हैं कि अभी तो बच्चा अभी क्या करेगा, कर लेगा, ठीक है बहुत समय है। लेकिन आप जैसे जब एग्जाम्पल्स सामने आते हैं लोगों के सोशल मीडिया पर, जहाँ पर फूबरता भी चलती है, और आप जैसे लोग भी सामने आते हैं, तो लोगों को प्रेफरेंस पता लगना चाहिए कि उनका प्रेफरेंस किस तरफ होना चाहिए। सो थैंक यू वंस अगेन, आप आए हैं। आखिर में आप कुछ भी कहना चाहें हमारे ऑडियंस से तो प्लीज़ बोलिए। मेरे आखिरी वर्ड्स यही होंगे कि कई सारे यशवर्धन हैं, यशवर्धन तो मैं नहीं कहूँगा, खुद के ऊपर कुछ मैं नहीं होना चाहिए हम लोग के जीवन में, पर मेरे जैसे कई सारे लोग, मैं मेरे जैसे नहीं कहूँगा, पर कई सारे ऐसे बच्चे, कई सारे ऐसे यंगस्टर्स, टीनेजर्स, बच्चे, कोई भी, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल। तो प्रतिभा आपकी एज पे डिपेंड नहीं करती। आपके अंदर कुछ नॉलेज है, आपके अंदर कुछ है स्कोप, तो आप कर ले जाओगे, आपको किसी की चीज़ की ज़रूरत है नहीं। पर अगर कोई बच्चा आपसे पूछ रहा है कि पापा ये क्या होता है, मम्मी ये क्या होता है, या भैया ये क्या होता है, दीदी ये क्या होता है, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि अरे तुम तो अंदर जाओ, तुम तो बच्चों के साथ खेलो, ये क्या कर रहे हो, इन सब पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। आज के समय में वो क्या कह रहे हैं और आप क्या उनको दिखा रहे हो, क्या वो देख रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो सुन रहे हैं, वही चीज़ वो कल जाके बोलेंगे, वही चीज़ वो लोग कल जाके एक्सप्रेस करेंगे, और जहाँ भी जाएंगे अपने उसी एक्सपीरियंसेस से अपने माइंडसेट को डेवलप करेंगे। आज वो लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि कल वो जाके क्या एक्सप्रेस करेंगे और हमारी सोसाइटी पे क्या डिफरेंस डालेंगे। मेरी आप सभी से केवल एक ही गुजारिश है, कोई बच्चा है, उसके मन में अगर छोटी सी भी क्यूरियोसिटी है, उस क्यूरियोसिटी को मरने मत दें। क्लास फर्स्ट के किसी आप क्लासरूम में जाइए, बच्चे वहाँ पे कहेंगे, ये सर ये चांद क्यों होता है, ये ऊपर क्या, ये गोल गोल क्यों है, ये हमेशा एक जैसा क्यों दिखता है, ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ये जो ग्रास है ग्रीन क्यों होती है, ये चांद हमारे साथ हमेशा चलता क्यों रहता है, हमेशा चलता क्यों रहता है, जब सुबह होती है ये चला कहाँ जाता है, ये सूरज क्या है, ये सब क्या है, आसमान ब्लू क्यों है। अब वहीं पे आप 12th क्लास के में चले जाएँ, वहाँ पे जाके बच्चे क्या बोलेंगे, सर करियर क्या करना चाहिए, इक्वेशन क्या है, ये सब क्या है, मुझे डॉक्टर समझ नहीं आ रहे, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे, बता दें, या फिर मुझे करियर में क्या करना चाहिए, जॉब इस मार्केट में अच्छी है, यहाँ पे ज़्यादा कमाऊँगा, यहाँ पे कम कमाऊँगा।
इन 12 वर्षों में क्या हो गया, हम्म, ऐसी क्या ट्रेजेडी हो गई कि वो बच्चा जो इतना ऊंची सोच का था उसमें सारी की सारी क्यूरियोसिटी ही मर गई। इन 12 सालों में जो भी कुछ हुआ उसके जो जिम्मेदार हैं वो आप हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो गार्जियंस हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सोसाइटी हो, उस सब का दोष टीचर्स भी सब पे जाता है कि उस छोटा सा बच्चा जो इतना कुछ कर सकता था उसकी क्यूरियोसिटी मरी कैसे। हम लोग को उसी क्यूरियोसिटी की जो आग है उसको कभी मरने नहीं देना है, उस चिंगारी को हमेशा जीवित रखना है। और मुझे लगता है कि अगर इसी क्यूरियोसिटी को हम लोगों ने जीवित रखा, इतिहास यानी पास्ट जो बीत गया उससे इंस्पिरेशन, उससे सीख ली, अपने प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए अपने फ्यूचर पे, अपने यूथ पे, अपनी फॉरेन पॉलिसी से, अपनी यूथ पे, अपनी पॉलिसी से, अपनी गवर्नेंस से, अपनी यूथ पे, अपने आगे आने वाले फ्यूचर पे, भविष्य पे, हम लोगों ने इस पॉडकास्ट में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबके डिस्कस किए। बिल्कुल। अगर इन सारी की सारी चीज़ों को समझ के अगर मैं कुछ बदलाव ला सकता हूँ तो फिर मैं तो इस चीज़ के लिए लकी हूँगा। और ऐसे ही कई सारे बच्चे हैं जिनके अंदर क्यूरियोसिटी है पर आप कई बार आंसर नहीं कर पाते। खुद को भी नॉलेजेबल बनाएं, खुद को इंटेलेक्चुअल बनाएं, तभी आप जाके अपने बच्चों को आंसर कर पाएंगे। जब आप बच्चों को आंसर कर पाएंगे तभी बच्चे कुछ अच्छा सोच पाएंगे, जब अच्छा सोच पाएंगे तब कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपने परिवार के लिए भी और अपने देश के लिए भी, अपने समाज के लिए भी। बिल्कुल। बहुत सो थैंक यू यशवर्धन, आप आए, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर बातचीत करके। और मैं बहुत ही निश्चिंत हूँ हमारे भविष्य के लिए कि हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू।